सो लास्ट टाइम वी वाज डूइंग हाइब्रिडाइजेशन और उसमें हमने 5 एग्जांपल की थी, जिसमें हमने SF6 मॉलिक्यूल की प्रेपरेशन और इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है वो हमने कर लिया था। ओके, टुडे वी विल डू सम मोर एग्जांपल्स एंड द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं? 2s वाले और 2p वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उनको यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है 2s2 एंड 2p3। ओके, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ उसने अटैच होना है। 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होने के लिए उसको 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए ना नाइट्रोजन को। क्लियर? और उसके पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो नाइट्रोजन कौन सी हाइब्रिडेशन करवाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये तो फुल्ली फिल्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में क्यों जाएगा? अभी ये चीज याद ही कर लो कि एस के बिना कोई भी हाइब्रिडेशन होती नहीं है। एस हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता ही है। बैलेंस शेल में जो एस होता है वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि आपने भी हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी सुनी है? sp सुनी है, sp2 सुनी है, sp3 सुनी है, sp3d सुनी है, sp3d2 सुनी है। इन सभी में एस है ही है। ठीक है, तो एस के बिना कोई हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, तो इसलिए एस को तो हमेशा आपने काउंट करना ही है हाइब्रिडाइजेशन में। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी काउंट किए जा सकते हैं। उनको भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो नाइट्रोजन ने इस एस को और इन 3 पी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करवाया एंड इट फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 4 ही बनेंगे ना। तो बन गए 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड, 1 2 3 4 ऐसे। और जब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्पेस में कैसे ओरिएंटेट होते हैं? ऐसे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं ऐसे? चारों के चारों मिलके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। क्लियर? और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें जो फुल्ली फिल्ड ही होगा, और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो हाफ फिल्ड होंगे। ओके, अब ये जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जो हाफ फिल्ड हैं, ये क्या करेंगे? ये 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये खुद कंट्रीब्यूट करेगा, नाइट्रोजन। ओके, और ये जो लास्ट वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिस जो फुल्ली फिल्ड है, इस साइड से बॉन्डिंग होगी ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे लोन पेयर एज इट इज रह जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको कौन सी ज्योमेट्री कौन सी मिली? ज्योमेट्री आपको मिली टेट्राहेड्रल। ओके, और टेट्राहेड्रल में इस साइड वाला बॉन्ड मिसिंग है, तो आपके पास जो शेप है वो कौन सी है? यू गेट पिरामिडल शेप। क्लियर? वही वेसेपर थ्योरी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, बट इसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग समझाया है कि नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा है, इसलिए उसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। बट उसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर वाली साइड बॉन्ड तो होता ही नहीं है, इस साइड तो बॉन्ड है ही नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे लोन पेयर एज सच है, तो इसको शेप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जब इसको शेप में कंसिडर नहीं किया जाएगा तो इस शेप को क्या बोलते हैं? दिस शेप इज कॉल्ड एज दी पिरामिडल शेप। इसलिए अमोनिया की जो शेप है वो पिरामिडल होती है, ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल ही होती है। टेट्राहेड्रल क्यों हुई? क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। यहाँ पे सेंट्रल मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4। ओके, क्लियर? और वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करने हैं, तो उसको कम से कम 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो 2s2 और 2p4 ऐसे हुआ। क्लियर? तो इसके केस में क्या होगा? जो 2s का ये वाला जो फुल्ली फिल्ड है और जो 2p का ये वाला फुल्ली फिल्ड है, ये एज सच ही बॉन्डिंग में एज सच ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन कर देंगे। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 ही होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड, वो ये बने। 4 में से जो 2 होंगे दे आर फुल्ली फिल्ड, वो फुल्ली फिल्ड ही होंगे, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। बॉन्डिंग में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड ही है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर भी नहीं सकते। ये जो 2 हाफ फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं,
ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। ओके, तो आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी और ये जो दो जिनमें इलेक्ट्रॉन है जो फुली फिल्ड है, ये दो वाले ऐसे स्ट्रक्चर रह जाएंगे जिनको हम बोलेंगे लोन पेयर। एक इसके ऊपर लोन पेयर, एक यहाँ पे लोन पेयर। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे लोन पेयर। और जो ऑक्सीजन की शेप है, शेप कौन सी, ज्योमेट्री तो ऑक्सीजन के अराउंड टेट्राहेड्रल हो गई। वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसके अराउंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई, ठीक है। बट ऑक्सीजन के अराउंड जो शेप बन रही है वो कौन सी बन रही है, बेंट शेप। इसको कौन से बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी बेंट शेप। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में भी जो ऑक्सीजन है दैट शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बट शेप इज बेंट। ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल ही है क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब आती है, sp3। बट उसमें दो लोन पेयर होने की वजह से देयर इज अ बेंट शेप। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ SF4। SF4 की फॉर्मेशन, SF4 में जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 10 3s2 3p4 3d0। 3d है बट हाफ फिल्ड है, मतलब उसमें हाफ फिल्ड नहीं, सॉरी, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई भी। ओके, तो उसको हम ऐसे डेजिग्नेट कर सकते हैं 3s2 3p4। ओके, इस वाले p में दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले दो p हाफ फिल्ड है। बट हमें दिख रहा है कि चार फ्लोरीन को जोड़ने के लिए सल्फर नीड 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तभी वो चार फ्लोरीन के साथ चार कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा। तो चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू एक्साइट सल्फर। एक्साइट कैसे करोगे, उसका ये जो 3p वाला इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे प्रमोट करवा दोगे। ओके, और यहाँ पे आपके ये दो ऐसा, ठीक है, ये वाला 3p वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी देके उसको यहाँ पे प्रमोट कर दोगे। अब क्या होगा, 1 2 3 4, ये चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए चार फ्लोरीन के लिए, क्योंकि चार फ्लोरीन जोड़ने हैं ना उसने अपने साथ। ओके, और ये जो सल्फर है अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा, एस के बिना तो हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं, तो इसको तो काउंट करना ही करना है। दिस, तीन ये वाला पी और एक ये वाला डी, तो इस हाइब्रिडेशन को क्या बोला जाएगा, sp3d। तो सल्फर ने कौन सी हाइब्रिडेशन करवा दी, sp3d, ये वाली हाइब्रिडेशन करवा दी। और ये वाला जो आपके पास पेयर है ये एज सच रहेगा, बनेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, बट ये वाला पेयर एज सच रहेगा तो ये नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगा। ओके, क्लियर। तो आपके पास अब होगा क्या, जब आपके पास पांच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे ओरिएंटेट होते हैं स्पेस में, दे ओरिएंटेट लाइक दिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रायगोनल पायरामिडल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपका जो एक लोन पेयर है सल्फर का, सॉरी जो ये वाला लोन पेयर है जो शेयर नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल तो फुल्ली फिल्ड होगा। एक मिनट को मेरे को दोबारा बनाने दो, ये आपके पास बना ट्रायंगल और ये बायपिरामिडल ऐसे। तो ये जो आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में आएगा। ओके, और जो चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनने हैं हाइब्रिडाइज्ड वाले उनमें ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देना है। अब अब क्या होगा, चार फ्लोरीन जोड़ने हैं ना इसने अपने साथ, तो एक फ्लोरीन यहाँ से आके अपनी बॉन्डिंग करवाएगा इसके साथ, दूसरा फ्लोरीन यहाँ से आके अपनी बॉन्डिंग करवाएगा, तीसरा फ्लोरीन यहाँ से आके अपनी बॉन्डिंग करवाएगा और चौथा फ्लोरीन यहाँ से आके अपनी बॉन्डिंग करवाएगा। ओके, और ये नॉन बॉन्डेड ही रह जाएगा, नॉन बॉन्डेड। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे, और आपके पास शेप कैसी आ जाएगी, लाइक दिस। और ये कौन सी शेप थी, इसको हमने जब सेपरेट थ्योरी में पढ़ा था ना, ऐसे। और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, सी सॉ शेप, सी सॉ शेप। ओके, क्लियर। यहाँ पे इन्होंने ये भी दिखाया हुआ है कि जैसे ये शीशो बनी, अगर हम यहाँ से यहाँ पे लोन पेयर ना लगा के यहाँ पे लोन पेयर लगाते, इस वाले पे, मतलब यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते, यहाँ पे लोन पेयर लगाते, तो ये शेप जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें रिपल्शन ज्यादा बनती है। क्लियर। तो हमने जो बेस्ट केस है वो कौन सा है, जब लोन पेयर यहाँ हो और चार बॉन्ड पेयर ऐसे हैं, तो शेप कौन सी बनेगी, सीसॉ। और सीसॉ में याद रखना ये एग्जैक्ट सीसॉ नहीं होता, इस लोन पेयर की आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस लोन पेयर की वजह से ये दोनों बॉन्ड थोड़े ज्यादा रिपेल हो जाते हैं, तो थोड़े से हल्के से और बैंड हो जाते हैं, लाइक दिस। ओके, तो शीशा एग्जैक्ट शीशा नहीं होता इसमें। ओके, जैसे कि हम बोल देते हैं इसमें थोड़ा सा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ी सी ज्यादा होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर होना,
या यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बजाय लोन पेयर होना उससे फर्क पड़ रहा है? लोन पेयर जो है वो ज्यादा रिपेल होता है, करता है बॉन्ड पेयर को, तो ये लोन पेयर इनको थोड़ा सा ज्यादा रिपेल कर देगा, तो थोड़ा सा बॉन्ड में फर्क आ जाएगा लाइक दिस। जैसे इन्होंने दिखाया, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते ऐसे दोनों बॉन्ड, ये थोड़े से बेंट होते हैं। ठीक, शेप को हम सीसॉ ही बोलेंगे, बस थोड़ा सा बॉन्ड एंगल में फर्क आ जाएगा यहाँ पे। जैसे वैसे तो बोलते हैं ना ये वाला एंगल एग्जैक्ट 90 है, एग्जैक्ट ये अब एग्जैक्ट 90 नहीं रहेगा, इस एंगल में थोड़ा सा आपका चेंज देखने को मिलेगा। ओके, बट इस शेप को बोलेंगे सीसॉ ही। ओके, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, तो ये ज्योमेट्री कौन सी बनी थी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी बनती है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ओके, और ये जो शेप है, ये शेप कौन सी है? दिस शेप इज कॉल्ड एज दी सीसॉ शेप। ओके, ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल की ट्रायगोनल बायपिरामिडल ही है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, बट आपकी शेप क्या होगी वो डिपेंड करती है कि आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पे जो आपके पास ज्योमेट्री हो सकता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो, बट शेप कौन सी होती है? सीसॉ, जो कि ऐसे दिखेगी। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास जिसकी हमने बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है, दैट इज ClF3। इसमें अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन 10 3s2 3p5 3d है, बट वो खाली है। अब क्लोरीन को दिख रहा है कि मैंने 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ना है, तो मेरे को कम से कम 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। ओके, अब देखते हैं क्लोरीन में क्या चक्कर चल रहा है। क्लोरीन में 3s2 3p5 ऐसे है, एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, उसको चाहिए कितने? 3। तो क्लोरीन अपने आप को एक्साइड करेगा, कैसे एक्साइड करेगा? वो अपने इस p वाले इलेक्ट्रॉन को इस b में भेजेगा, जिसकी वजह से 1 2 3 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी करवाएगा? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो इट मींस जो इसकी ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की, sp3d में मैंने क्या बोला, क्या ज्योमेट्री होती है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ओके, तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल बन जाएगी। ओके, तो sp3d हाइब्रिडेशन की वजह से ज्योमेट्री बन गई ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ओके, बट बॉन्ड उसमें सिर्फ 3 ही बनाने हैं ना, बॉन्ड तो बस 1 2 3 3 की वजह से बनेंगे। ये जो 2 ऑर्बिटल होंगे जो फुल्ली फिल्ड हैं, वो एज सच रहेंगे, वो नॉन बॉन्डेड रहेंगे। क्लियर? और नॉन बॉन्डेड रहेंगे तो होगा क्या? वो एक यहाँ पे एक यहाँ पे रहेगा एज सच। ओके, तो उस टाइम आपके पास शेप कौन सी बनती है? जैसे उन्होंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि जो 2 लोन पेयर है उसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, रखने को ऐसे भी रख सकते हैं, रखने को दोनों ऐसे भी रख सकते हैं। बट एक्चुअल में ये वाला केस और ये वाला केस अगर हम कंसिडर करें तो इसमें एनर्जी हाई होती है, तो मॉलिक्यूल जो है वो इस शेप में नहीं आता। वो किस शेप में आता है? इस शेप में। और जैसे कि आपको पता है लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ थोड़ी रिपल्शन ज्यादा होती है, सिमिलरली ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर भी इस बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल करेगा, तो बॉन्ड में थोड़ा सा आपको बेंट देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्ट टी शेप नहीं देखने को आपको मिलेगी, टी में थोड़ा सा बेंट हो सकता है। वैसे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 का होता है, बट थोड़े से बेंट की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 185 डिग्री का बन गया। ओके, तो ये आपके पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल है ClF3 में, बोलेंगे इसको टी शेप ही। ओके, क्लियर? ये वाला दोनों केस नहीं होते, ये वाला केस बनता है। जैसे पिछले वाले में ये वाला केस नहीं बनता, ये वाला बनता है। ओके, और इससे जो शेप ड्राइव होती है वो ये वाली होती है एक्चुअल में। ओके, एंड दिस शेप इज कॉल्ड एज दी, शेप कौन सी बनी इसमें? इसको बोलते हैं टी शेप। ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल, शेप कौन सी? टी। ओके, सो दिस इज इट, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन करवाता है, कैसे करवाता है। ओके, और उस हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री कैसे आप पता लगाते हो, और उसके बाद आपके पास बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है, ये वैसे मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, जिसमें हमने 2 फैक्टर पढ़े थे। एक पढ़ा था कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट कैसे करती है बॉन्ड एंगल को। दूसरा हमने पढ़ा था कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इफेक्ट करती है बॉन्ड एंगल को। जैसे फॉर एग्जांपल
H2O, H2S, H2SE और H2TE, ये इन सभी में जो सेंट्रल एटम है वो बना कौन से उसके ऊपर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे, बट जो बॉन्ड एंगल वाटर का है वो 104 डिग्री 4.5 डिग्री होता है, बट H2TE का तो 90.5 डिग्री होता है। वाई सो? ये बॉन्ड एंगल में डिक्रीज क्यों देखने को मिला? उसका रीजन क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, जैसे ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर। सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सेलेनियम। सेलेनियम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? टेल्यूरियम। ठीक है, ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ओ सी पीपो, ग्रुप 16 के मेंबर है ना। क्लियर? तो इन सभी की शेप तो एक जैसी बनेगी, बट वही बात होगी, देखो बॉन्ड पेयर जितने ज्यादा करीब होंगे सेंट्रल एटम के, उतनी ही रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस कम है। जितनी रिपल्शन ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और बॉन्ड पेयर जितना ज्यादा यहाँ पे दूर है, देखो सेंट्रल एटम से, तो इनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगी, जिससे क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये देखो, लार्जर डिस्टेंस, ओके, स्मॉलर रिपल्शन, क्लोजर बॉन्ड पेयर्स, लार्जर रिपल्शन। बस ये रीजन है। तो ऐसे इफेक्ट करती है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को। ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने सोचा एक बार आपको दोबारा करवा दूं, और इसी रीजन से आप इनका बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आया उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा क्यों है, और अमोनिया के ग्रुप मेंबर जो हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, उनके जो हाइड्राइड्स हैं उनके बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहे हैं? वही है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उतने ही जो बॉन्ड पेयर हैं उसके करीब पड़े होंगे, जितने करीब पड़े होंगे उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो हमने इफेक्ट स्टडी जो करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम ऑन द बॉन्ड एंगल ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूल। अब इसमें सेंट्रल एटम सेम रखा हमने, देखो यहाँ पे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कर रखी है। जैसे ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। ठीक है, तो होगा क्या इसमें? वही बात होगी, जो आपका लोन पेयर है, जितना ज्यादा ये सराउंडिंग वाला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये लोन पेयर उसके पास पड़ा होगा, ये बॉन्ड पेयर उसके पास पड़ा होगा, लोन पेयर नहीं, सॉरी गलती से बोल के लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर उसके पास पड़ा होगा सराउंडिंग वाले पे। ठीक है, जितना यहाँ पे पड़ा होगा उतना इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन कम होगी। ठीक, तो इसलिए जो PF3 है इसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के केस में यहाँ यहाँ आपके पास बॉन्ड पेयर पड़े होंगे फ्लोरीन के पास, और इनके बीच में रिपल्शन कम हो रही होगी। बट अगर PI3 के केस में देखें तो यहाँ पे P है, ठीक है, और यहाँ पे एक आई, यहाँ पे दूसरा आई, ऐसे मान लेते हैं। मान लो आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड पेयर जो है, जो आपके पास बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम के करीब होंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो रिपल्शन ज्यादा होकर बॉन्ड एंगल खुल जाएगा, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है PF3। और ये आपको ऑर्डर देखने को मिला है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कंक्लूजन क्या निकलती है? जो पहले वाला हमने करा सेंट्रल एटम वाला, उससे कंक्लूजन निकली, इन सिमिलर मॉलिक्यूल एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, द साइज इंक्रीजेस एंड द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। उसके बाद इसके केस में एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिक्रीजेस, द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ओके, ये जनरली हमने फिर अपने दिमाग में बैठा लेना है, उसका रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है ये समरी। अब समरी कर लें, समरी ऑफ सम कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद शेप्स एंड एग्जांपल्स। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप कौन सी होती है? लीनियर। ओके, इसमें एक s और एक p इन्वॉल्व होता है। sp2 के केस में एक s और दो p इन्वॉल्व होते हैं। शेप कौन सी, मतलब ज्योमेट्री कौन सी बनती है? इसको शेप नहीं बोलना चाहिए, इसको ज्योमेट्री बोलना चाहिए। इसको ज्योमेट्री लिखो, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री, शेप तो डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कितनी है इसके केस में? जब तीन आपके पास हो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उस टाइम ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। जब आपके पास चार हो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उस टाइम ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और चार का एक और केस होता है, कौन सा? DsP2। उसमें क्या होता है? उसमें एक D, एक S और दो P इन्वॉल्व होते हैं। P तीन नहीं इन्वॉल्व होते, एक D इन्वॉल्व होता है, एक S, एक P। और जो D इन्वॉल्व हुआ होता है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है? DX² - Y² वाला। उस टाइम जो शेप बनती है, हालांकि इसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं अभी तक, इन फ्यूचर, क्योंकि आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा ये वाला कंसेप्ट, बट है ये इजी सा ही कंसेप्ट है। बस इसमें क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तब भी चार
लोब्स बनती हैं, बट वो उस टाइम एक पी ना इन्वॉल्व होके उसकी जगह एक डी इन्वॉल्व होता है, और वो डी कौन सा इन्वॉल्व हुआ होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो उस टाइम आपके पास ज्योमेट्री कौन सी देखने को मिलती है आपको, स्क्वायर प्लेनर, लाइक दिस, स्क्वायर प्लेनर। इसकी एग्जांपल ये हैं, इनमें जो सेंट्रल एटम है उसने DsP2 हाइब्रिडेशन शो करवाई है। ओके, कैसे शो करवाई है, क्यों करवाई है, अभी नहीं इनका करना, करेंगे इन फ्यूचर, अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बस इतना याद रखना कि DsP2 के केस में आपके पास जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर बनती है। ओके, आगे आता है sp3d। sp3d हो उसमें एक s इन्वॉल्व होता है, 3p और एक d, और d का कौन सा इन्वॉल्व होता है, dz स्क्वायर। उस टाइम आपके पास जो ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी बनती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ओके, शेप कौन सी बनेगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, जैसे वेसेपर थ्योरी में देखते थे। ठीक है, उसके बाद अगर sp3d2 हो या d2sp3 हो हाइब्रिडाइजेशन, तो आपके पास कौन सी कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है। ऑक्टाहेड्रल के केस में कौन से, ये जो दो डी इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से डी इन्वॉल्व होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर। एग्जाम्पल इसकी ये रही। ये सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल एटम ने sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडेशन शो करवाई है, और एक sp3d3 भी होती है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। इसके केस में 3 डी इन्वॉल्व होते हैं तो 7 लोब्स बनेंगी, 7 टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। क्यों, एक s, 3p 3d, टोटल हो गए ना 7। ठीक, इसमें एक s इन्वॉल्व होता है, 3p, और जो d इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, dxy, dyz, dzx। ओके, और इसके केस में जो ज्योमेट्री बनती है इसको बोलते हैं पेंटागनल बायोपिरामिडल। इसमें जो 5 ऑर्बिटल होते हैं दे विल बी लाइक दिस। ये 5 ऑर्बिटल जो होंगे ये वाले, ये एक प्लेन में है, और ये वाली लोब और ये वाली लोब, ये तुम्हारी तरफ स्क्रीन से निकल के तुम्हारी तरफ आ रही है, और ये स्क्रीन से निकल के नीचे को जा रही है। ओके, इस टाइम जो आपके पास ज्योमेट्री बनेगी दैट विल बी पेंटागनल बायोपिरामिडल। और इसकी एक एग्जांपल है कौन सी, IF7। IF7 की जो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होती हैं, पेंटागनल बायोपिरामिडल, क्योंकि इसमें सातों के सातों बॉन्ड पेयर ही हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो ये आपके पास हो गई समरी कि हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री। नाउ वी विल डू फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। अब फॉर्मूला भी एक देख लें कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए तो अच्छा है। वैसे तो हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका आपको पता लग ही गया, जैसे हमने ये वाले एग्जांपल किए हैं, इनमें निकाली। ऐसे निकालो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे को ये ज़्यादा, पर्सनली मेरे को ये ज़्यादा मेथड पसंद आता है। ओके, मैं शॉर्टकट ये जो फॉर्मूले लिखने वाला हूँ, ये वाला जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग नहीं मैं करता, बट कई बार क्या होता है हमें कट शॉर्ट में फॉर्मूला लगाना पड़ ही जाता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट, इसमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्स टू बी फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम एज फॉलोज। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा सेंट्रल एटम, उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, x इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। ऐसे आपके पास एटम और ग्रुप कितने हैं उस सेंट्रल एटम के अराउंड जो मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट मतलब जो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, माइनस चार्ज ऑन दी कटायन। अगर आपके पास जिस स्पीसीज की आप बात कर रहे हो वो कटायन है, जैसे कटायन कौन से होते हैं, अमोनियम कटायन होता है ना, ये स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आया, माइनस, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो जितना चार्ज है उसको माइनस कर देना है। बट अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है मतलब एनायन है, तो जितना उसके ऊपर चार्ज है उसको प्लस कर देना है। जैसे सल्फेट में क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर -2 चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, तो आपने इस 2 को यहाँ पे इस फॉर्मूले में ऐड कर देना है और ब्रैकेट क्लोज। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम माइनस चार्ज ऑन cation if any plus charge on anion if any. That's it. This is the formula to calculate x. X is the number of hybrid orbital which will formed by the central atom. और अगर x की वैल्यू 2 आई है, इट मींस हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp, क्योंकि 2 के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। x इक्वल टू 3 मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेंगे,
तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। x इक्वल टू 4, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कब बनेंगे, उसके लिए आपके पास sp3 हो सकती है, dsp2 हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि sp3 में भी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं और dsp2 में भी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। x इक्वल टू 5 के लिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d या dsp3 हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी 2, 3, 4, 5 उसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं, 4। ओके, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके सराउंडिंग में जो एटम है वो कौन से हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट नहीं होता ये। डाइवैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये डाइवैलेंट है। तो मोनोवैलेंट कोई भी नहीं आया, कार्बन के अराउंड कितने मोनोवैलेंट एटम है, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट 0, मोनोवैलेंट को 0 क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट। ओके। यहाँ पे चार्ज ऑन कटायन 0 क्यों लिया, क्योंकि ये कटायन है ही नहीं। ओके। सिमिलरली ये एनायन भी नहीं है, तो एनायन का चार्ज कितना है, वो भी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, 2। x की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp। ओके। तो शेप कौन सी हुई, लीनियर। सिमिलरली अब थोड़े से मैं एग्जांपल स्किप कर रहा हूँ बीच में से, SiF4 1/2, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, प्लस उसके अराउंड 4 फ्लोरीन है और चारों फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लेना होता है, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, -0 + 0, क्योंकि ना कटायन है ना एनायन है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल आई यहाँ से, 4, और 4 निकल आई मीन्स या तो हाइब्रिडेशन dsp2 होगी या तो sp3 होगी। ओके। बट सिलिकॉन के जो फ्लोराइड है, अभी तक आपको dsp2 वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा कभी भी, इतना याद रखना इस चैप्टर में खासकर। ओके। जितने मैंने करवा दिए वो भी वैसे समझा दिए यहाँ पे जो आए पीछे यहाँ पे, अदरवाइज आपको ये वाली हाइब्रिडेशन अभी तक नहीं आएगी। तो जो 4 वाली है उसमें dsp2 आंसर नहीं आएगा कभी भी आपका, तो आप sp3 ही लिखोगे हर बार जब x इक्वल टू 4 रहेगा। ठीक है। या तो आप वैसे दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके देख लेना, तो आप देखोगे कि इसमें sp3 बन रही है। सिमिलरली NH3, नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, नॉट वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। कितने मोनोवैलेंट एटम है उसके सराउंडिंग में नाइट्रोजन के, 3। और अमोनिया ना तो कटायन है ना ही एनायन है, तो चार्ज भी 0 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री कौन सी बनी, पिरामिडल। बट नाइट्रोजन ने तो बॉन्ड तो 3 ही बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब क्या है, और टोटल इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 4। इट मींस 3 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो बॉन्डिंग के लिए गए हैं, जो चौथे वाला है वो लोन पेयर की फॉर्म में हो। जब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो शेप कौन सी होती है, पिरामिडल। तो sp3 हाइब्रिडेशन पे ज्योमेट्री इसकी बनी टेट्राहेड्रल, बट शेप इसकी बनी पिरामिडल। ओके एंड सो ऑन, ये बाकी सारा भी वैसे ही है। इसमें हर मॉलिक्यूल में आपने सेंट्रल एटम ढूंढना है, सेंट्रल एटम ढूंढ के उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं वो लिखने हैं, माइनस अगर वो कटायन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 कर दिया, प्लस एनायन तो है नहीं अगर ये कटायन है तो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp2, लाइक दिस। तो sp2 है, तो आपके पास sp2 हाइब्रिडेशन में कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ट्रायगोनल प्लेनर, और इसमें कोई लोन पेयर भी नहीं है कार्बन के ऊपर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलती है कि कार्बन जो है उसकी शेप भी ट्रायगोनल प्लेनर ही है, एंड सो ऑन। ये सारे आपने खुद ट्राई करने हैं बाद में। ओके। इन सभी को फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना। जैसे इसमें इसका समझा देता हूँ मैं, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। उसके सराउंडिंग में लगे क्या है, ऑक्सीजन, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। ठीक। तो x इक्वल टू हाफ 7 + 0 -0 + 1, क्योंकि ये एनायन था ना, तो इसके ऊपर चार्ज 1 है, तो यहाँ पे लिखना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो इसमें x की वैल्यू 4 आने का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp3। तो मतलब ClO4 नेगेटिव की जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग
जो ज्योमेट्री निकली वो टेट्राहेड्रल निकली, इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है। क्लोरीन के अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। ओके, दैट्स इट। हालांकि मैं आपको वैसे सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप शेप या जब भी आप हाइब्रिडेशन निकालो तो आप दूसरे मेथड से निकालो, ना कि इस फॉर्मूले वाले मेथड से, पर इसको आप एक बैकअप के लिए रख सकते हो अपने पास। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ये वैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि ए और बी के बीच में ऐसा कोवलेंट बॉन्ड बने जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक को बिलोंग कर रहे हैं बट शेयर दोनों करवाएं। मतलब जब ये आपस में करीब आएंगे दे विल फॉर्म बॉन्ड लाइक दिस, so this bond is called as the coordinate bond, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हैं, शेयर दोनों करवा रहे हैं। ओके, when in the bond formation of a bond the electron pair is donated by one atom but shared by the both atoms so as to complete their octet, the bond formed is called as the coordinate bond or dative bond. Shared pair comes from only one atom and this atom is called as the donor atom. जैसे ए और बी में मैंने बोला ना, ए ने कंट्रीब्यूट किए, शेयर दोनों ने करवाए, तो ए को बोला जाएगा कि ये डोनर एटम है, ये बड़ा दयालु है। ओके, और बी को बोला जाएगा कि ये भूखा रंगा ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द डोनर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक और नेम सजेस्ट किया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डेटिव और सेमी पोलर बॉन्ड, और इसको कोआयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि डेटिव बॉन्ड जब बनता है, डेटिव बॉन्ड की वजह से थोड़े बहुत पार्शियल चार्जेस आते हैं, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ए ने कंट्रीब्यूट करके शेयर करवाए तो ए से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे अब समझाया हुआ है कुछ मॉलिक्यूल जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अमोनिया का बोरोन ट्राइफ्लोराइड से जुड़ना, अमोनिया ये रहा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये रहा, इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस अमोनिया के पास एक लोन पेयर पड़ा है, तो इन दोनों ने बॉन्ड बनाया डेटिव वाला। ऐसे अमोनिया के दोनों इलेक्ट्रॉन, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ये वाले दो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर दोनों ने करवा लिए, इससे बोरोन का भी फायदा हो गया, नाइट्रोजन तो पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट वाला ही था। तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाला जो बॉन्ड बना है वो डेटिव बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में भी आपके पास सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है इस वाले के साथ, ये वाला जो आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, इसने सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है, इस ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो यहाँ पे ये वो बॉन्ड कौन सा बना, डेटिव बॉन्ड। ऐसे ही आपके पास कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपके पास अमोनिया में आपने पढ़ा हुआ ये रिएक्शन, अमोनिया में जब H पॉजिटिव आयन ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है। तो ये H पॉजिटिव आयन कैसे ऐड हो जाता है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। H पॉजिटिव आयन होता क्या है, ये सिंपल प्रोटोन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटोन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है तब हम बोलते हैं ये H पॉजिटिव आयन बना है। H पॉजिटिव आयन का मतलब सिर्फ प्रोटोन। तो अमोनिया में प्रोटोन कैसे ऐड होता है, प्रोटोन को दिखता है इसके पास है लोन पेयर, तो मैं लोन पेयर के साथ जाके बना लूंगा कोवलेंट बॉन्ड, तो ऐसे वो यहाँ पे आके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ओके, और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को ऐसे शो कर दो, ये रहा कोऑर्डिनेट कोवलेंट, नॉट कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ओके, ये ऐसे दिखाना है, एरो से दिखाना है आपने। ठीक, ऐसे ही आपके पास ये आगे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाले, इन सभी को आपने एक बार प्रैक्टिस करके देखना है, इनके स्ट्रक्चर बना के सीखने हैं। स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो भूल जाएंगे विद टाइम, बट अगर आपने एक एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना इन सभी को, देन यू विल बी कंफर्टेबल विद दीज मॉलिक्यूल्स। ओके, और जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने को हम वैलेंस बॉन्ड अप्रोच से एक्सप्लेन करें, जैसे वैलेंस बॉन्ड ने क्या किया, इसने ऑर्बिटल कंसेप्ट से समझाया होगा या हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से समझाया होगा, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मतलब बनना ऐसा ही है, बट इसने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझाया है। अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड by the overlap of fully filled orbital containing a lone pair of electron with the empty orbital of the another atom। ये क्या कहता है कि एटम एक एटम होगा जिसमें आपके पास फुल्ली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे,
तो दूसरा एटम आएगा जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, खाली ऑर्बिटल होगा। उसका खाली ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फुली फिल्ड के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, ऐसे दिखाया हुआ देखो। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल ने कौन सी हाइब्रिडेशन, अमोनिया मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडेशन करवाता है। ओके, तो उसके बाद उसके साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़े वो तो ये जुड़ गए, उसके ऊपर एक लोन पेयर वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, और दूसरी तरफ आपके पास प्रोटॉन आया जिसके पास एम्प्टी एस ऑर्बिटल था, ये वाला।